मिस्टर आइंस्टाइन ने बोला E इज इक्वल टू एच न्यू, याद है, समझा? E इज इक्वल टू एच लैम्डा, जिसमें क्योंकि ये फोटोन की बात हो रही है, तो फोटोन तो है वो तो भागता ही स्पीड ऑफ लाइट से, मेरी बात नहीं समझ जी। अब डिपेंडिंग अपॉन किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या आप एक्सरे के साथ डील कर रहे हैं, या आप रेडियो वेव के साथ डील कर रहे हैं, या आप कोई भी ले लीजिए यार, जो विजिबल लाइट, ऑरेंज लाइट ले लीजिए, ऑरेंज लाइट, फोटोन तो सब में है, फोटोन सब में है, बट जो फर्क आ जाता है वो फर्क किसका आ जाता है, वो फर्क आ जाता है फ्रीक्वेंसी का, या मान लीजिए लैम्डा का फर्क आ जाता है, मेरी बात नहीं समझे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी या लैम्डा का फर्क आ जाता है, उसी हिसाब से जो एक्सरे का आप एक फोटोन की, अगर एक्सरे के एक फोटोन की आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे होगी, और अगर आप ऑरेंज लाइट की पर फोटोन एनर्जी निकालना चाहते हैं तो वो प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑरेंज लाइट होगी। तो समझ नहीं आया? अब क्योंकि जो एक्सरे है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसलिए एक्सरे का जो फोटोन है वो हाईली एनर्जेटिक है। नहीं समझ में आया? तो जो फर्क आ जाता है वो आ जाता है कि आप की फ्रीक्वेंसी क्या है, उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से एनर्जी ऑफ अ फोटोन डिफर कर जाता है। यहाँ तक समझ आ गया? ये तो फोटो इलेक्ट्रिक में हमने किया हुआ है, यहाँ तक समझ आ गया? ओके, तो अब देखिए जो फोटोन है उसका अगर आपने मोमेंटम निकालना है तो जो मोमेंटम है वो आप लिख सकते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट इसलिए है क्योंकि जो फोटोन है, हर फोटोन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट ही है। नहीं समझ में आया? तो डाउट है तो प्लीज रोकिए। नो डाउट। इसमें भी वैसे एक लेक्चर में हमने किया हुआ है, बट अगर आपको शक आता है तो मैं फिर से दिखा देता हूँ। एक हमने लेक्चर में किया हुआ है कि जो पी है, आप जो लिखते हैं पी जो है, जिसको आप लिखते हैं E/C, अगर आप इसका यूनिट एनालिसिस करेंगे तो वो यूनिट एनालिसिस बिल्कुल ठीक है। ये इसका मोमेंटम है। मोमेंटम आपको याद होगा जो पार्टिकल का जो मिस्टर न्यूटन ने बोला, हमारे पास जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके हिसाब से जो मोमेंटम है उसकी जो डेफिनेशन है वो है मास इनटू वेलोसिटी। नहीं समझ में आया? तो मास है kg, वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया? तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो मोमेंटम है इसके जो यूनिट्स हैं वो है kg मीटर पर सेकंड। यहाँ तक मेरी बात समझ जी। अब मैं आपको ये प्रूव करके दे देता हूँ कि ये देखिए, ये जो एनर्जी है और ये जो सी है, इसके अगर आप यूनिट एनालिसिस करेंगे, जो सी है वो तो स्पीड ऑफ लाइट है, तो वो है मीटर पर सेकंड। मैं ठीक कह रहा हूँ? यस। अब जो एनर्जी है वो आप लिखते हैं जूल। नहीं समझ में आया? जी। अब देखिए जूल जो है उसके जो यूनिट्स हैं वो आप लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर। नहीं समझ में आया? न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन को आप लिखते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माय फ्रेंड, नहीं समझ में आया? तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ तक मेरे साथ हैं? जी। अब देखिए kg मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर अपॉन सेकंड, ये सेकंड इसके साथ भाग गया, ये मीटर इसके साथ भाग गया, तो आपके पास आ गया kg मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया? लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, kg मीटर पर सेकंड। नहीं समझ में आया? तो एटलीस्ट आपको एक चीज का कॉन्फिडेंस है कि यार लड़का बोल तो ठीक ही रहा है। नहीं समझ में आया? कि ये P इज इक्वल टू E/C ठीक ही है। नहीं समझ में? फॉर अ मोमेंट यू कैन थिंक कि यार तुम ऐसे क्यों कर रहे हो यार, इसको जो मोमेंटम है, जैसे न्यूटन सर ने बोला था कि इसको मास इनटू वेलोसिटी कर लेना, तुम वैसे क्यों नहीं लिख रहे? अब प्रॉब्लम क्या है सर, जो फोटोन है उसका तो मास ही नहीं है। नहीं समझ में आया? हमने एक लेक्चर किया था इससे पहले, जो अगर आप देखेंगे ना प्लेलिस्ट में जो लेक्चर देखेंगे उसमें हमने फोटोन की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की है। आपने वो लेक्चर देखा? नहीं देखा? हाँ, तो उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया कि यार फोटोन का तो मास ही नहीं है। अब जब मास ही नहीं है तो फिर आप अगर आप इसमें डालने की कोशिश करेंगे, मास जीरो डालने की कोशिश करेंगे, तो जो मोमेंटम है वो तो जीरो हो जाएगा। नहीं समझ में आया मेरी बात? तो क्योंकि ये दुनिया अलग है, ये क्वांटम फिजिक्स की दुनिया है, मॉडर्न फिजिक्स की दुनिया है, तो इसमें जो मोमेंटम है वो एनर्जी बाय सी करके आपने डाला, और एनर्जी का जो वैल्यू है वो एच न्यू बाय सी करके डाल दी। यहाँ तक बात समझ आई? जी। अब ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन करो, जो न्यू है उसको सी के नीचे खींच लो, तो सी बाय जो न्यू है वो तो लैम्डा के इक्वल हो गया। तो आपके पास एक और ये हो गया कि जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। माय फ्रेंड, यहाँ तक बात समझ आई? जी। सर यहाँ तक कोई डाउट है तो प्लीज रोकिए। नो डाउट। देखिए अब यहाँ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है यार। पहले बात तो ये समझो कि ये एक दिमाग में ये लेके आना कि यार क्या नाम, ब्रॉगली ने एक छोटी सी इक्वेशन की और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज मिल गया। मेरी बात समझ आई? जी। उसने पूरा पेपर लिखा जिसमें उसने पूरा एक्सप्लेन किया, वो 100-150 पेज लगा के उसने पूरा किताब में एक्सप्लेन किया। वो बुक भी आज भी अगर आप देखेंगे अमेजोन पे अवेलेबल है। मिस्टर बी ब्रॉगली का जो पीएचडी थीसिस है उसका जो, वैसे तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी सर्च करें, तो वो उनका सर का जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल है। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये छोटी सी 4 इक्वेशन लिखी और इसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया। दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से। तो उन्होंने अपना
पूरा मैथ्स किया और वो कर करके पूरा ताम झाम करके उन्होंने एक्सप्लेन किया, बट हमारे लिए यहाँ तक ये जो इक्वेशन है दैट मेक्स लॉट ऑफ सेंस। एंड व्हाई डज इट मेक सेंस? बिकॉज अगर आप देखेंगे ये जो मोमेंटम है ये है क्लासिकल फिजिक्स, जिसमें जो मोमेंटम है वो लिया जाता है किसका? पार्टिकल का। और यहाँ पर एच तो है प्लैंक्स कांस्टेंट, बट ये जो लैम्डा है ये आ गया वेव नेचर। मेरी बात नहीं समझ आ रही सर? समझा सर। तो ये जो इक्वेशन है, ये जो छोटी सी इक्वेशन आपने लिखी कि मोमेंटम इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, ये है पार्टिकल नेचर और ये है वेव नेचर। नहीं समझ में आया? समझा सर। तो ये छोटी सी इक्वेशन ने पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को कंबाइन कर दिया। माय फ्रेंड, कोई डाउट है? नो डाउट। तो वैसे तो किस्सा कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है, जिसके बाद तो हमें सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए कुछ और इक्वेशन चाहिए, वो भी देख लीजिए। तो फिर मिस्टर बर्गली ने बोला कि यार ये जो मैटर वेव है उसके लिए मैं ये वाली जो इक्वेशन है इसको यूज करने वाला हूँ, ये वाली। नहीं समझ में आया? समझा सर। अब इसमें कैसे कैसे आप इसको कैसे मैनिपुलेट करके क्या क्या चीजें बना सकते हैं, जैसे पी इक्वल टू एच बाई लैम्डा है, इसको पहले यहीं से स्टडी कर लीजिए। तो लैम्डा, अब ये जो लैम्डा है, अब ये लैम्डा हो जाएगा किसका? मैटर वेव का। नहीं समझ में आया सर? समझा। तभी मैं स्टार करके आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ये जो न्यू स्टार है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैटर वेव है, और ये जो लैम्डा स्टार है ये वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा सर। मैं अभी आपको समझा देता हूँ। अभी अगर कोई डाउट होगा तो अभी वो भी सॉल्व हम कर लेंगे, चिंता मत कीजिए। अभी सिर्फ ये देख लीजिए कि जो लैम्डा स्टार है, मतलब मैटर वेव की जो वेवलेंथ है, दैट कैन बी रिटन बाय एच अपॉन पी। यहाँ तक समझ आ गया? यस। तो अगर मुझे लैम्डा स्टार चाहिए, मैं इसको एक्चुअली लैम्डा स्टार ही कंटिन्यू करता हूँ, एक सेकंड इसको ठीक कर लेता हूँ। मुझे इसको लैम्डा स्टार ही लिखना चाहिए यहाँ पर। तो लैम्डा स्टार इज इक्वल टू एच बाई एम बी। यहाँ तक समझ आ गया? जी सर। तो देखिए इसकी आप इसने ये इक्वेशन ने आपकी दुनिया कैसे चेंज कर दी, वो दुनिया ऐसे चेंज कर दी कि अभी हमने जो कार वाला एग्जांपल किया था और बॉय वाला एग्जांपल किया था, मेरी बात समझ आई? जी। उसमें ये है बॉय का मास और ये है बॉय की वेलोसिटी। नहीं समझ आया सर? जी सर। उसी तरह ये है कार का मास, अभी हमने किया था ना ये एग्जांपल, और ये है कार की वेलोसिटी। कार की वेलोसिटी। मेरी बात समझ आई? यस सर। अगर आपको डाउट आ रहा है तो मैं फिर से वो एग्जांपल एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये एग्जांपल है 14.5। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये देखिए जो बॉय का मास है वो ये बॉय का मास है, बॉय की जो वेलोसिटी है वो ये बॉय की वेलोसिटी है, कार का जो मास है वो ये कार का मास है, और कार की जो वेलोसिटी है वो ये कार की वेलोसिटी है। अब समझ आया? आर थिंग्स फॉलोइंग इन प्लेस? तो मिस्टर ब्रॉगली ने ये बोल दिया कि सर ऐसा है कि आप कोई भी मैटर ले लीजिए, उस मैटर का मास और वेलोसिटी अगर आपके पास है, मास और वेलोसिटी अगर आपके पास है तो ये आप उसकी निकाल सकते हैं वेवलेंथ। नहीं समझ रहा? यस सर। और वही बेसिक मैनिपुलेशन करके आप अगर मैटर की वेवलेंथ भी निकालता, फ्रीक्वेंसी भी निकालना चाहते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। नहीं समझ आ समझा। क्लियर? जी। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये सारा तो आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल्स में इनमें से कोई एक इक्वेशन आपकी हेल्प कर देगी। जो कंसेप्ट है, ये जो टॉपिक है इसमें न्यूमेरिकल्स तो बहुत आसान है, जो कंसेप्ट है वो इंटरेस्टिंग है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यस सर। ओके। तो वेवलेंथ, मैटर वेव की वेवलेंथ आपको पता ही है, एच बाई पी, वो आपने यहाँ पर निकाल लिया। इसको आप अब तो बेसिक मैनिपुलेशन चल रही है यार, इसको आप एच बाई पी कर लीजिए, पी को एम बी रख लीजिए, तो ये आपका बन गया। नहीं समझ में आया? समझा। सर कोई डाउट तो नहीं आता? नो डाउट। ओके। अब ये थोड़ा सा और देख लीजिए कि ये जो एनर्जी है, अगर आप मैटर की बात करें तो अगर ये जो एनर्जी है वो सारी की सारी जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। नहीं समझ आया मेरी बात? समझा। तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को आप लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है। तो जो एम वी है, ये जो एम वी है, इसमें वी की बजाय मैं डाल सकता हूँ ये। मेरी बात नहीं समझ आ रही? समझा। तो ये जब डालूंगा तो ये इक्वेशन आ जाएगी। नहीं समझ में आया? जी सर। समझा। यार मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आप जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो ये जो मैंने लिखा हुआ है ये अपने सामने रखिए। तो मैटर वेव के जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें से या तो ये इक्वेशन लगेगी या ये वाली कोई इक्वेशन लग जाएगी। कोई डाउट तो नहीं? नो डाउट। तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी में अगर आप ये वैल्यू डालेंगे तो आपके पास ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। कोई डाउट है? नो डाउट। और एक इक्वेशन आप अपने पास ऐसे मोमेंटम की भी निकाल के रखिए कि मास इंटू वेलोसिटी जो है वो इसके इक्वल है, तो जो मोमेंटम है वो इसके इक्वल होता है। नहीं समझ में आया? जी। यहाँ तक क्लियर? यस। अब देखिए एक और पुरानी जो आपके पास इक्वेशन चलती है वो ये चलती है
जो बार बार यूज होती है जब आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके, हमने फोटो इलेक्ट्रिक में भी डिराइव किया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके जब डिराइव किया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके जब डिराइव किया था, तो एक हमारे पास इक्वेशन जो पड़ी हुई है वो ये पड़ी हुई है कि एनर्जी इज इक्वल टू क्यू वी। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लीजिए कि जो वोल्टेज डिफरेंस है वो वर्क डन एंड मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, तो ऐसे करके लिखते थे। कुछ याद आया नहीं आया? जी जी सर। डाउट आ रहा है मिस्टर राम? तो सर सर डाउट आ रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर। तो यहाँ ये जो एनर्जी वाला, ये जो एनर्जी है वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने निकालना हो तो ये वाली इक्वेशन यूज होगी, जिसमें ई क्यू जो है वो क्यू वी के इक्वल है। नहीं समझ में आया? यस। तो याद रखिए कई क्वेश्चंस में, जैसे कई क्वेश्चंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन भाग रहा होगा एक सर्टन पोटेंशियल पे, पोटेंशियल डिफरेंस में, तो वो वाले जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ये वाली जो इक्वेशन है वो यूज करनी पड़ेगी। माय फ्रेंड नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज कॉन्फिडेंस रखिए मेरे पे कि जो मैंने अभी आपको ये सारी जो इक्वेशंस आपको दिखाई हैं मैटर वेव के जब आप क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, इसके लिए सिर्फ ये जो पेज लिखा हुआ है इसी में से इक्वेशंस यूज होने वाली हैं। मिस्टर यॉन नहीं समझ में आया? समझा सर। और कैसे यूज होंगी इन सबके सॉल्यूशंस भी आपके पास हैं। माय फ्रेंड पास समझ आए? जी जी। ओके। और अगर आपका, वैसे तो शायद टाइम नहीं मिलेगा आपको, बट अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप वो महाराष्ट्र बोर्ड के क्वेश्चन कर लेते हैं वो भी दैट वुड बी मोर देन इनफ, बट अगर आप थोड़ा और करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। मेरी बात समझ में जी आए? सी दिस शुड बी इनफ। अगर आप करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत है। अगर बीच में एक शायद क्वेश्चन आएगा जिसमें ये वाली क्वेश्चन लगेगी, बट मैं ये चाहता हूँ कि आप इसको समझिए। ये देखेंगे आप, जी सर। बात वही है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिए ये लैम्डा इज इक्वल टू 2 MEV, ये जो लिखा है ना ये यहाँ पर लिखा है, ये देखिए। ये देखिए, ये आपको नजर आ रहा है? यस सर। उसने क्या किया है, लैम्डा फॉर इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो उसको H की वैल्यू पता है, ये जो है M ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू पता है, ये जो Q है ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैल्यू पता है, और ये कोई अननोन पोटेंशियल भी है। बेटा बात समझे? जी सर। तो उसने ये आपकी बुक में सिर्फ ये किया कि इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी, इसकी वैल्यू डाल दी, तो आपकी बुक में एक उसने इक्वेशन बनाई हुई है कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट याद रखिए ये लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन है, किसी और पे ये फॉर्मूला मत लगाना भाई गलती से। सो दिस वुड बी इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन रूट ऑफ वी, जहां एज पर द वैल्यू ऑफ वी आप लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो मुझे मेरी बात समझ आ रही है जी जी सर। या मैं अजीबोगरीब बातें करता जा रहा हूँ? नहीं सर, समझ पा रहा मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इस छोटी सी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, शायद किसी एक न्यूमेरिकल में आपको ये भी, इसकी भी जरूरत पड़ जाए। फ्रेंड बात समझ आई? ये देखिए, हूँ। ये अभी जो मैंने आपसे बात की ना, ये देखिए ये 2 है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11, ये आपका चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है वो ये है, और यही मैं बता रहा था कि ये आपका हो गया कांस्टेंट। समझ आया? जी सर। ये हो गया वोल्ट्स, और ये है लैम्डा इन नैनोमीटर। उसने 10 जो 10 माइनस समथिंग आया होगा उसको भी एडजस्ट कर दिया। ये देखिए यहाँ मीटर है बट यहाँ नैनोमीटर है। नहीं समझ में आया? समझा। बट एक बात आपने याद रखनी है कि ये जो आपकी बुक वाले ने किया है बेटा, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए किया है, किसी और को मत लगा देना इसको। नहीं समझ में आया? जी सर। शायद आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं आपको एक बार इंडिकेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोटॉन के लिए होता तो प्रोटॉन के लिए होता है H/2m मास ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन इंटू पोटेंशियल। अब ये चार्ज ऑन प्रोटॉन तो इसके इक्वल होता है, बट जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो माय फ्रेंड ये नहीं होता। नहीं समझ में आया? समझा। तो अगर प्रोटॉन का क्वेश्चन आया और अगर आपने ये वाली इक्वेशन लगा दी तो गलत हो जाएगी माय फ्रेंड। डाउट आ रहा है? जी। यार डाउट तो नहीं? नहीं सर, नो डाउट। और एक चीज और याद रखिए, जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे आपको बीच में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। तो वो आपकी बुक में पेज नंबर 331 पे ये लिखा हुआ है। मेरी बात समझ? जी सर। याद रखिए ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है। सर यहाँ तक डाउट? नो डाउट।
ठीक है माय फ्रेंड, तो न्यूमेरिकल्स कीजिए, कल न्यूमेरिकली डिस्कस करेंगे, बात हो जाए। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके सर।